हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन दिस चैनल टीच वेल एजुकेशन। और चलिए सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। 2019 में जो इंग्लिश लेक्चरर के लिए एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। मैं एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो जाता है। मैं धीरे धीरे सॉल्यूशन कराऊंगा। मेन आंसर क्या है इसके बजाय हम सही एक्सप्लेनेशन क्या है इसके लिए आगे बढ़ेंगे। Question number 1. Owing to ill luck, he met with a bad accident on the eve of his examination. Choose the most appropriate transformation of the above simple sentence to compound sentence. आपके पास सिंपल सेंटेंस दिया है, उसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये ध्यान देना है। On the eve of his examination, he met with a bad accident owing to ill luck. It was the eve of his examination when he met with a bad accident owing to his ill luck. He met with a bad accident owing to ill luck on the eve of his examination. He was unlucky and therefore met with a bad accident on the eve of his examination. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। He was unlucky and therefore met with a bad accident on the eve of his examination. अब चलिए देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होगा और डी ही क्यों होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या था, सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एबव सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस में वो देखना है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो दिया है क्वेश्चन वो सिंपल सेंटेंस है भी या नहीं, क्योंकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, गलत ही क्वेश्चन दे देगा और हम सॉल्व करते भिड़े हुए हैं। Owing to ill luck, he met with a bad accident on the eve of his examination. तो ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन यहां तक जो है वो तो सिंपली एक फ्रेज हो गया, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसमें वर्ब नहीं होता, तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है। ओइंग टू इल लक यहां भी कोई वर्ब नहीं है। वेट, ओइंग को आप वर्ब कह सकते हैं कि कंटिन्यू फॉर्म है ओ का, लेकिन यहां पर ये एक जीरंड की तरह वर्क कर रहा है, एक प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है, एक बेसिक प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, वर्ब नहीं है। ही मेड एक फाइनाइट वर्ब है विथ अ बैड एक्सीडेंट, विथ अ बैड एक्सीडेंट अगेन फ्रेज है, ठीक है। तो जी हाँ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हम इसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जो टाइम के साथ लिमिटेड होते हैं, टेंस और टाइम के साथ लिमिटेड होते हैं। जैसे मेट का प्रेजेंट होता है मीट, कंटिन्यूअस होता है मीटिंग, है ना। और ओइंग जो है यहाँ पर टाइम का लिमिट नहीं बता रहा है। ओइंग टू इल लक, बुरे किस्मत के कारण, यहाँ पर ओइंग जो है वो प्रीपोजिशन है जो एक तरीके से बिकॉज ऑफ या ड्यू टू की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह, DUENTO, ड्यू टू के कारण की तरह वर्क कर रहा है। Alas, that youth should pass away. Choose the most appropriate transformation of the above exclamatory sentence into assertive sentence without changing the meaning of the sentence. आपको assertive बनाना है exclamatory को, और जब कभी भी अलास लगा हो तो अलास का मतलब होता है सैडनेस। क्या होता है, सैडनेस, दुख। और सैडनेस के कारण हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि उसमें दुख जाहिर हो। यूथ शुड पास अवे, नहीं, शुड ये तो बिल्कुल सलाह दे रहा है, हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। इट इज सेड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, जी हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है जो मीनिंग चेंज कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, द हैमर एंड सिकल्स इज फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। क्या कह रहा है, द हैमर एंड द सिकल टुगेदर फॉर्म्स द सिंबल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। सेकेंड, थर्ड कह रहा है
ब्रेड एंड बटर इज द मेन कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन। फोर्थ कह रहा है ब्रेड एंड बटर हैज गॉन अप इन प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है? चूज द सेंटेंसेस in which the subject and verb agreement is correct according to meaning of sentences. Notional concord. Concord का मतलब ही होता है subject verb agreement, मतलब verb जो है वो subject के according use होगा। subject का एक्शन जो जिस टाइम में होगा और जैसा सिंगुलर या प्लूरल होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब वहां पे यूज होना है। तो इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करता है? द हैमर एंड सिकल इज फ्लाइंग ओवर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस के ऊपर में कुछ फ्लाई कर रहा है, वो क्या है? द हैमर एंड सिकल। तो आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फ्लैग देखे होंगे तो रेड कलर का होता है, उसमें हंसिया और हथौड़ा बना होता है मजदूरों के निशानी के लिए। तो टेक्निकली इस सेंटेंस का मतलब है कि एक झंडा ऊपर ऑफिस के ऊपर लहरा रहा है। उस झंडे को यहां पर डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहा गया है? द हैमर एंड सिकल। द हैमर एंड सिकल, तो ये एक चीज है। तो जहां तक लगता है ये करेक्ट आंसर, मतलब ये सही सेंटेंस है, लेकिन ऑप्शंस में हमारे कंबाइन भी हो सकता है, सभी भी हो सकता है। द हैमर एंड द सिकल टुगेदर फॉर्म्स। अब जैसे ही द हैमर एंड द सिकल, द लग गया मतलब दोनों अब अलग चीज हो गया। यहाँ पर दोनों को एक यूनाइटेड चीज की तरह एक फ्लैग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया था। फ्लैग को दूसरे नाम में ये कहा गया था, द हैमर एंड सिकल। लेकिन यहाँ पर हैमर अलग हो गया, सिकल अलग हो गया, और एंड से जुड़ा है मतलब ये दो है, और दो है तो वर्ब जो होना चाहिए वो सिंगुलर नहीं हो सकता। फॉर्म्स जो है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जो सब्जेक्ट के प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म के साथ लगता है। तो फॉर्म होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। ब्रेड एंड बटर इज द मेन कंसर्न ऑफ द कॉमन मैन। ब्रेड एंड बटर, जी हाँ, वेस्टर्न कल्चर में ब्रेड एंड बटर एक खाने के रिप्रेजेंटेशन की तरह यूज होता है, और ब्रेड एंड बटर इज द मेन कॉज। इज जो है वो ब्रेड एंड बटर दोनों के कॉम्बिनेशन के रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर जो है वो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सही सेंटेंस हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर हैज गॉन अप इन प्राइस। ब्रेड एंड बटर हैज, ब्रेड एंड बटर अगर दोनों साथ में होता तो हैज लगा होता, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, हैज गॉन अप इन प्राइस। और ब्रेड एंड बटर कीमत में ऊंचा हो गया है, ये स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उतना एक्यूरेट भी नहीं लगता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑल आर करेक्ट नहीं, ओनली 1 एंड 3। 1 तो करेक्ट है, हाँ जी हाँ, 3 भी करेक्ट है ओनली, और हाँ बाकी तो है ही नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ही इज द बॉय, फोर्थ क्वेश्चन, हु ब्रोक द विंडो। द अंडरलाइंड क्लॉज इन द एबव सेंटेंस इज, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। बॉय हु ब्रोक द विंडो, जो क्लॉज लिखा है हु ब्रोक द विंडो, वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। और जब कभी भी डिस्क्रिप्शन दिया जाए या क्वालिटी या क्वांटिफाई किया जाए तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है उसे रिप्रेजेंट करता है, बताना है। क्वेश्चन, ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। आज शाम मैं यहाँ आकर खुश हूं, वह उसने कहा है। He says that he was glad to be there that evening. नहीं, गलत हो जाएगा। He says, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट का जो वर्ब है वो जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो वो रिपोर्टेड पार्ट का जो वर्ब होगा उसे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आई एम है तो वो वाज में नहीं जाना चाहिए था, ये गलत है। He says that he is, यहाँ पर तो ठीक लगता है, glad to be there that evening. He says that he is glad to be there
that evening। जी हाँ, ये पूरा सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। He says he is glad to be here this evening। अब यहां गड़बड़ी हो गया कि जो प्रोनाउन नियरनेस को प्रेजेंट करता था वो हमेशा हर सिचुएशन में फारनेस, जो करीब को बताने वाले प्रोनाउन होते हैं या प्रीपोजिशन होते हैं, वो दूर को बताने वाले प्रोनाउन या प्रीपोजिशन में बदल जाते हैं। इनडायरेक्ट को जब हम डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये यहाँ पर गलती हो गई। He says he is glad to be here that evening। He says he is, अब ये तो पूरा ही अलग हो गया। He is glad to be here, है ना? तो the correct answer is definitely B। He says that he is glad to be there that evening। ये correct answer है क्वेश्चन का। He says I am glad to be here this evening। When can their glory fade? When can their glory fade? एक interrogative sentence है। Choose the most appropriate transformation of the above interrogative sentence into assertive sentence without changing the meaning। हमें assertive sentence में change करना है। और मेरे इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत आसान है। हमने अच्छे से समझा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव में चेंज करना है या असर्टिव को इंटेरोगेटिव में, तो उसको अपोजिट कर देना है, मीनिंग को अपोजिट करने की कोशिश करनी है। देयर ग्लोरी कैन एवर, एवर जो है गलत हो गया, फेड नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। ग्लोरी नेवर फेड्स, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। अभी ये दूसरे सिचुएशन पे एक्सप्रेशन था, ये दूसरे पे हो गया। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, जी हाँ ये सही है। देयर ग्लोरी फेडेड, ये भी गलत है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। When can their glory fade? Their glory can never fade। आपको इसमें एक सेंटेंस के मीनिंग और स्ट्रक्चर का एक कंप्लीटनेस का एहसास हो रहा होगा। आप खुद बोल के देखिए। 7th, I am writing letters। Which of the following sentences correctly transforms the above sentence in the passive form of the perfect? इसके प्रोग्रेसिव में बनाना है, ठीक है, नॉट पैसिव, प्रोग्रेसिव में चेंज करना है। तो ये टेंस का हिस्सा है। Which of the following sentences correctly transforms the above sentence in the progressive form? प्रोग्रेसिव फॉर्म में बनाना है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। I have had written, गलत हो गया। Letters have been written since morning। Letters have been, I am, इसमें I का सब्जेक्ट को जिक्र ही नहीं है। I have been writing letters since 10 o'clock in the morning, ये सही लगता है, बट देख लेते हैं। I have written letters, written आ गया, तो जाहिर सी बात है C इसका करेक्ट आंसर हो गया। 8, a man's modesty is in inverse proportion to his ignorance। A man's modesty is in inverse proportion to his ignorance। Choose the most appropriate transformation of the above simple sentence to complex sentence। क्लॉज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। A man's modesty and his ignorance are inversely proportional। एंड लगा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। The more ignorant a man is, the less modest he is। ये हो सकता है, आगे देखते हैं। A man's modesty is not in direct proportion to his ignorance। तो जी नहीं, ये a man's modesty is not, क्योंकि हमें इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और ये खुद में एक सिंपल सेंटेंस की तरह सजेशन देता है, इसलिए ये नहीं होगा। मैं, जी हाँ, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, तो ये सिंपल ही है। अ मैन इज इग्नोरेंट, ही इज लेस मॉडेस्ट। अगेन ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज, द लेस मॉडेस्ट ही इज। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन है यहाँ पर। द मोर, द लेस एक को रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पर द मोर और द लेस जो है, द मोर और ये पेयर में है, द मोर एंड द लेस, ये जो होते हैं वो को रिलेटिव्स बनाते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। को रिलेटिव कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकता है
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकता है। कोरिलेटिव मतलब वो पेयर में होते हैं, दो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के स्ट्रक्चर को वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी से उनमें डिफरेंस होता है। इसमें जो है द लेस मॉडेस्ट ही इज, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और द मोर इग्नोरेंट अ मैन इज एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े तब उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने आज 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।